फिजिक्स पाठशाला बेटा। माय नेम इज अमरीश सिंह। क्लास 11th शुरू हो चुका है, क्लास 10th ओवर हो गया है। सो क्लास 11th में जब आप आ चुके हैं तो आपको ये पता है कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10 तक जितना भी आप पढ़ के आए हैं ना, जितना भी आप पढ़ के आए हैं, क्लास 11 में आपको एक ड्रास्टिक चेंज बेटा उसका मिलने वाला है। ठीक है, तो डरने का नहीं, बहुत आराम से पढ़ना है, कोई नर्वसनेस नहीं है, घबराना नहीं है। लेंदी है कोर्स आपका क्लास 11 का, बट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेटिव अप्रोच का है, इसलिए आसान भी बन जाता है। अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर कैसे आप कह रहे हैं, कैलकुलेशन भी है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, फिर भी आसान है। बिल्कुल, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो आसान होती है फिजिक्स में। ठीक है, जिसको आप करते नहीं इसलिए आपके लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। क्लास 11 की फिजिक्स बहुत आसान होने वाली है, बहुत आसान होने वाली है। सिर्फ आपको कुछ बेसिक्स पे स्टिक करना है अपने आप को, कुछ आसान सी बातें हैं जिसको आप याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स आई प्रॉमिस। ठीक, तो बहुत समय नहीं खराब करते हुए चलो अपना शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला लेक्चर। ठीक, तो सबसे पहला जो चैप्टर बेटा आपका फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। आइदर यू आर सीबीएसई स्कॉलर, आईएससी स्कॉलर, यूपी बोर्ड, कहीं भी आप जाएंगे, पहला चैप्टर एनसीईआरटी में भी आपको क्या मिलेगा, फिजिकल वर्ल्ड मिलेगा। चैप्टर पूरा का पूरा ये थियोरेटिकल है, मींस नथिंग इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर इन द नीट, जेईई मेंस और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक दो टॉपिक्स है जिससे होम एग्जामिनेशन या आपके स्कूल के वगैरह एग्जामिनेशन में दो टॉपिक पूछे जाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, बाकी इस पूरे के पूरे चैप्टर को आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको समझा रहा हूं, वो आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है इस चैप्टर को, और ना ही बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है। सिर्फ एक जैसे होता नहीं है, इट्स अ बेस, सिर्फ फिजिक्स का एक कनेक्शन, फिजिक्स का एक फील आपको देने की कोशिश इस चैप्टर में की गई है। दैट व्हाई दिस फिजिक्स एक्चुअली व्हाट इट मींस, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिक्स। एम क्या है फिजिक्स का, पढ़ क्यों रहे हो, क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे फिजिक्स दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। ठीक, तो बेसिक सा चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। एग्जामिनेशन में इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, होम एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर के सवाल आपके इससे बनते हैं। ठीक, तो क्या है फिजिकल वर्ल्ड, पहला चैप्टर फिजिक्स का बेटा, फिजिकल वर्ल्ड क्या है। इसमें तो शुरुआत अगर फिजिकल वर्ल्ड की करनी है तो पहले तो साइंस से ही शुरू करते हैं। राइट फ्रॉम द क्लास 6, 7, 8, 9 यू आर डीलिंग विद साइंस, व्हाट इज साइंस, और हर एक तरीके की बहुत सारे डेफिनेशन दी गई है साइंस के बारे में, साइंस क्या है, कैसी है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको बेसिक एक डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं बेटा, कि अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट साइंस, व्हाट इज साइंस, तो आप कह सकते हो साइंस इज अ, अपने इंग्लिश या हिंदी के कोई शब्द से तो निकला नहीं है, एक लैटिन वर्ब है सेंशिया, SCIENTIA, लैटिन वर्ब है। और लैटिन में बेटा इस सेंशिया शब्द का मतलब जो होता है उसको कहते हैं हम टू नो, और इसी सेंशिया को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, साइंस। ठीक, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड ऑफ सेंशिया, क्योंकि आपको पता है पहले इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत ऐसी लैंग्वेजेस नहीं थी, पहले लैटिन और ग्रीक 2 ही लैंग्वेज चलते थे। देन अगेन संस्कृत में इसी साइंस को आप विज्ञान कहते हैं, इट्स कॉल्ड विज्ञान इन संस्कृत। और अगर रीजनल लैंग्वेजेस में जाओ और आप जाओ तो अरबिक में इसी को कहते हैं इल्म, इन अरबिक। और इन सब का मतलब क्या है, टू नो, मीन्स टू नो अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है आपका, साइंस कहलाता है। किसी भी चीज को जानना, कोई चीज हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, अगर आप उसको जानने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, साइंस। ओके, सो इट्स अ सेंशिया, इट्स अ ग्रीक लैटिन वर्ड व्हिच मींस टू नो। ओके, नाउ साइंस को भी जैसे आपका साइंस है भाई, किसी चीज के बारे में जानना है तो किसके बारे में जानोगे, 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं, 2 तरीके के थिंग्स आपको आपके आसपास दिखते हैं। मींस दिस साइंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 सेगमेंट्स। साइंस, these are classified into 2 segments. One is living and another one is non-living. Okay? कोई चीज जैसे आप निर्जीव और जीव, जिसमें लाइफ हो उसको आप लिविंग कहते हैं, जिसमें लाइफ नहीं हो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी में आपका इसको जो इसी लिविंग नॉन लिविंग को ही आप बेटा कहते हो फिजिकल साइंस। क्या कहते हो, फिजिकल साइंस कहते हैं। ठीक,
और लिविंग को आप क्या कहते हो? बायोलॉजिकल साइंस। देन फिजिकल साइंस में क्या क्या आता है भाई? जैसे मैंने कहा नॉन लिविंग चीजों के बारे में जानने में, इसी में आपका आता है क्या? फिजिक्स। देन केमिस्ट्री, केमिकल्स के बारे में तो आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉन लिविंग, दैट इज फिजिकल साइंस। देन यू कैन से एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। देन जियोलॉजी, जियोलॉजी। देन जियोग्राफी, don't shock, even geography is called science, okay? So physics, chemistry, astronomy, geology, geography, all these are called what? Non-living things, non-living science, or it's called what? Physical science. And then in living science, you can say botany, geology, you can say forensic science, science, all these are what? Biological science. So we are not going to discuss about all these things in my segment. For me, you are here with me for only this physics, okay? तो हमें फिजिक्स पढ़ना है, तो एक चीज हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि फिजिक्स में हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो किस क्लास की साइंस में आती है? फिजिकल साइंस में आती है, ठीक? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है इसमें, ठीक? एक चीज। दूसरी चीज, अगर इसके और कॉन्फ़िगरेशन को आप देखना चाहो तो बहुत सारे और भी हैं, कोई मतलब नहीं बनता। और चलो बात करें फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बेटा एक वर्ड होता है ग्रीक में फ्यूसिस, Phusis, फ्यूसिस, एंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्यूसिस इज नेचर और नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना। इन संस्कृत देयर इज अ वर्ड कॉल्ड भौतिकी, अगेन द मीनिंग इज नेचर, ओके, और नेचुरल फेनोमेना। सो अगर जोड़े हम पूरा का पूरा साइंस और फिजिक्स को, तो साइंस का मतलब मैंने क्या बताया आपको? साइंस मींस टू नो, और फिजिक्स का मतलब नेचर। कनेक्ट कर पा रहे हो? या नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना। तो कनेक्ट कैसे कर सकते हो? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the all nature and natural phenomena. साइंस का मतलब जानना, फिजिक्स मतलब क्या जानने की कोशिश कर रहे हो आप? नेचुरल फेनोमेना को। तो किसी नेचुरल फेनोमेना को जानने की साइंस को क्या कहते हो आप? फिजिक्स कहते हो, ठीक है? सिंपल सी डेफिनेशन मींस फिजिक्स डिफाइन करना चाहो, बुक में लिखना चाहो, कॉपी में लिख सकते हो, ब्रांच। गॉट इट? सिंपल सी डेफिनेशन बेटा, सिर्फ शब्दों से निकाली गई डेफिनेशन है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है संस्कृत में, लैटिन में क्या है, ग्रीक में क्या है, उससे आपने सिंपल सी डेफिनेशन निकाल दी। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद ऑल नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मींस सोचो नेचर में क्या क्या चीजें हो रही हैं? बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं सूरज को। अगर आप अर्ली सुबह उठ जाते हैं तो व्हाट इज द कलर ऑफ सनराइज? इट्स अ डार्क रेड, और यू कैन से दैट ऑरेंज काइंड। देन एट द नून, दोपहर में बिल्कुल कैसा व्हाइटिश आपको दिखता है। देन इन द अगेन इवनिंग कैसा दिखता है? ऑरेंजिश कलर का दिखता है, येलोइश व्हाइट। दोपहर में, शाम को, सुबह रेडिश ऑरेंज जैसा दिखता है। सो हु इज दैट पेंटर हु कलर ऑफ दिस टू द सन? कौन है जो उसको रंग दे रहा है सूरज को? अपने आप हो रहा है, नेचुरल फिनोमेना। सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है? हमें इसके बारे में जानना है। मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साइंस। और साइंस में भी किसको जानना है? नेचुरल फिनोमेना को। तो किस में जाके पढ़ोगे उसको आप? फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें, किसी भी बॉडी को अगर मैं यहाँ पे लाके, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यहाँ से लाके यहाँ छोड़ दूं तो नीचे चली जाएगी। नीचे इसका जाना, इस पेन का नीचे जाना कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगी। इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? नीचे आने की। क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप इस बात को जानने की कोशिश करोगे, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट? फिजिक्स। कोई भी नेचुरल फिनोमेना आप देख सकते हैं। आपकी इमेज का बनना, इमेज कैसे बन रही है? लिटरल इन्वर्जन, आप राइट साइड अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं, मिरर आपका लेफ्ट हैंड ऊपर करता हुआ दिखाई देता है। ये सब प्रोसेसेस कैसी हैं? सब नेचुरल फिनोमेना है। क्यों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसका रास्ता बदल जाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों किसी एक वॉल से जाके आवाज टकरा के वापस आती है विच इज कॉल्ड इको। इन सम स्पेशल केसेस विच इज कॉल्ड रिवर्बरेंस। क्यों होता है? इट्स कॉल्ड नेचुरल। ये सारी की सारी नेचुरल फिनोमेना है। हमारे पास इसकी एक वजह है, हमारे पास इसकी एक वजह है, हमें पता है इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। सो इन सारी चीजों को जब आप जानने की कोशिश करते हो तो आप कहां जाते हो? फिजिक्स के पास। ठीक है, सो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड ऑल द नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना या नेचर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो नेचर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो बहुत नटशेल में कंक्लूड हो जाएगी। नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, माक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो किसके बारे में क्या पढ़ना? ठीक है, सपोज दैट आपको ये तो पता चल गया भाई एक नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, उस नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स की जरूरत है। अब क्या किया गया, उस फिजिक्स को भी कई सारे कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया। ठीक, और देखें फिजिक्स के अंदर क्या है। पहले जो ना साइंस क्या होती है, साइंस दो तरीके की होगी, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल, एक लिविंग एक नॉन लिविंग है। एक ना आपने एक फिजिकल एक बायोलॉजिकल कहा था, फिजिकल में अलग अलग हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें होंगी। बायोलॉजिकल में आपकी जियोलॉजी है, बॉटनी है, फोरेंसिक साइंस है, ये सब चीजें आ गई। अब फिजिक्स के अंदर क्या है, फिजिक्स के अंदर नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना को भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, यानी फिजिक्स को भी कैटेगराइज किया गया। और देखें कैसी कैटेगरीज में उसकी। बट बिफोर गोइंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, एक छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं पहले। एम ऑफ फिजिक्स आपकी बुक में जिस ऑर्डर में दिया गया वैसे बता दे रहा हूं, और यही ऑर्डर एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप हैं किसी भी बोर्ड में आपको पूरी की पूरी 11 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी है, प्रॉमिस यू। 10 साथ में रहना, बोर मत होना। चलो नेक्स्ट बेटा, एम ऑफ फिजिक्स। आखिर पढ़ना क्यों चाह रहे हो, करते क्या है फिजिक्स में? पढ़ते हैं सर, पढ़ने के अलावा और क्या करते हो? क्या है उसकी एम? एम का मतलब आप कह सकते हो उद्देश्य क्या है उसका, पढ़ क्यों रहे हो? तो एम ऑफ फिजिक्स की बात करें बेटा, फिजिक्स की दो चीजें हम करते हैं। इसी दो चीज को करने में पता नहीं कितने फिजिसिस्ट ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी बिता दी। ठीक, क्या है भाई? पहला है इसका यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ये बता रहे क्या मतलब होता है, और दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या? वर्ड से कुछ गेस कर पा रहे हो? यूनिफाई करना मींस पूरी की पूरी लाइफ या पूरी की पूरी फिजिक्स बेटा इस बात पे बेसिस है, या इस बात पे डिपेंड करती है, या कोशिश करती है कि किसी एक सिंगल लॉ से, किसी एक लॉ से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सके। मतलब यह है कि फिजिक्स आपका काम आसान करना चाहती है। फिजिक्स कुछ ऐसा करना चाहती है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सपोज 30 क्वेश्चन अगर हैं तो हर एक 30 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक्स एक ऐसा लॉ है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उसको गवर्न करता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल फिजिक्स के आएंगे तो नेचर से रिलेटेड तो आएंगे। पहले का जवाब एक्स, दूसरे क्वेश्चन का जवाब एक्स, तीसरे क्वेश्चन का जवाब एक्स, 30th क्वेश्चन का जवाब भी एक्स। कितना आसान हो जाएगा ना। क्या जरूरत है पढ़ने की, आपकी मेरी किसी की जरूरत नहीं। तो फिजिक्स यही करना चाह रही है, यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द लॉज। मींस कोई एक ऐसा लॉ हो जिस लॉ की मदद से हम नेचर में होने वाले बहुत सारे फिनोमेना को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, और ये होता नहीं है, हो भी रहा है, कई सारे हुए, जैसे ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ। ठीक, अब ग्रेविटेशन लॉ क्या था, याद होगा सभी को, आपने पढ़ रखा है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, where g is universal gravitational constant, masses are m1 and m2 and r is the separation between the two masses। अभी एक लॉ दिया गया ना, अब इस ग्रेविटेशन लॉ से सोचिए कितनी चीजें आप एक्सप्लेन करते हो। आपने केपलर्स के प्लैनेटरी लॉ को भी इसी से एक्सप्लेन किया था कि एक सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूं सेलेस्टियल बॉडीज की, चाहे सेलेस्टियल बॉडीज की, सॉरी टेरेस्ट्रियल बॉडीज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, या दूसरे प्लैनेट्स के चारों तरफ उसके अपने सैटेलाइट्स रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और मेरे हाथ से मारकर गिरा नीचे की तरफ, इसमें कौन सा लॉ लगेगा? इसमें भी तो ही लग रहा है। मीन्स न्यूटन का जो लॉ था ग्रेविटेशन का, उस एक लॉ ने, चाहे वो उस न्यूटन के सर के ऊपर गिरने वाले सेब को एक्सप्लेन किया, एन एप्पल फॉलिंग ऑन द हेड ऑफ द न्यूटन, उस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया, एक सन के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स के मोशन को भी एक्सप्लेन किया, और एक छोटी सी पेन का नीचे सरफेस पे गिरना भी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना है, और इन सारे नेचुरल फिनोमेना को सिर्फ एक फॉर्मूले से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे ही ओरेस्टेड, देखो ओरेस्टेड साइंटिस्ट हैं, आपने नाम इनका भी पढ़ा होगा।
ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स ने क्या किया, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिज्म को दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को यूनिफाई कर दिया। ओरेस्टेड का एक थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उस ओरेस्टेड के उस एक्सपेरिमेंट से आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, एक वायर था उसको डिश में रखते थे, जिसमें आपने पढ़ा था अ मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो चार्ज मोशन में जब आया तो उसने क्या लगाया, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एक्सर्ट होती है। यानी कि उस एक एक्सपेरिमेंट से कई सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर दिया आपने। ठीक ऐसे ही मैक्सवेल, बहुत रिनॉन्ड साइंटिस्ट मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन बेटा दी थी। ठीक है, मैक्सवेल ने 3 अलग अलग फिजिक्स की ब्रांचेस को ऐड किया। अभी बता रहा हूं ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिज्म प्लस ऑप्टिक्स। इन तीनों के तीनों फिनोमेना, मतलब किसी भी कोई भी ऐसा नेचुरल फिनोमेना जिसमें चार्जेस रिस्पॉन्सिबल हो, चार्जेस रेस्ट पे हो, जिसमें कोई ऐसा फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिज्म हो, और कोई ऐसा फिनोमेना जिसमें ऑप्टिक्स के रूल्स लग रहे हो, इन तीनों फिनोमेनास को मैक्सवेल के 4 इक्वेशन से बेटा आप बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। मींस वजह चाहे जो हो, दोज आर द 4 equation with the help of which you can easily define each, or you can easily explain each and every individual occurring in all these phenomena। बड़े आराम से। अभी आप इस साल तो नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे उस टॉपिक को, मैक्सवेल्स के इक्वेशन। वो भी केवल रिलेशन है, केवल रिलेशन पढ़ना है, उसके बारे में नहीं पढ़ना आपको। इन सारी चीजों को मिला के मैक्सवेल ने एक नई थ्योरी बनाई, जिसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थियरी। क्या किया इन्होंने, देखो यूनिफाई ही तो किया, इन दोनों को यूनिफाई करके ओरेस्टेड ने अपना एक लॉ बना दिया। ग्रेविटेशन लॉ से कई सारे नेचुरल फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर लिया। मैक्सवेल के उन 4 इक्वेशन से इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी फिनोमेना हो रहा हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्या कर रहे हो, यूनिफिकेशन कर रहे हो, यूनिफाई करते हैं। फिजिक्स का एम ही है कि सारे के सारे, और बल्कि हम इस वक्त इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जितनी चीजें हो रही, दुनिया में पूरे नेचर में जो भी चीजें हो रही है, उसको हम किसी एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर सकें। मीन चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो किसी मिरर में इमेज का बनना हो, चाहे सन का रेडिश और येलोइश व्हाइट होना हो, चाहे किसी पानी की बूंद का सरफेस पे गिरने पर एक स्फेरिकल ड्रॉप लेना हो, चाहे आपका स्टीम इंजन हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे टेम्परेचर का वेरिएशन हो, चाहे हीट का ट्रांसफर हो, चाहे इको का सुनना हो, चाहे मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ना हो, चाहे मेरी इमेज आपको देखना हो, चाहे सन से लाइट का सरफेस तक आना हो, कोई भी फिनोमेना हो, उन सारे फिनोमेनास को किसी एक लॉ से हम गवर्न कर सकें तो कितनी अच्छी बात होगी। दैट इज द एम ऑफ फिजिक्स, द फर्स्ट एम ऑफ फिजिक्स, व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफिकेशन। ओके, देन रिडक्शनिज्म। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? सिंपल सा है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स स्टडी करना चाहते हैं, किसी बॉडी की जो कॉम्प्लेक्स सी बॉडी है उसका स्टडी करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर पूरे एक बार में थोड़ी समझते हैं। आप उस बड़े से स्ट्रक्चर के छोटी सी बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, और हम कहते हैं कि उसी छोटी सी बॉडी से मिलके तो पूरी वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना होगा, तो पूरी बॉडी की प्रॉपर्टी भी वैसे होगी। मतलब यूरेनियम का एक तुमको 1 ग्राम का सैंपल मिला, यूरेनियम का 1 ग्राम का सैंपल आपको मिला, और मैंने आपसे कहा उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या उसमें ट्रांजिशन रेडिएशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सबके बारे में बताओ। तो भाई मेरे 1 ग्राम सैंपल पे थोड़ी ना स्पेसिमेन करोगे, आप उस 1 ग्राम के छोटे से स्पेसिमेन को ले लेंगे, और उस छोटे से स्पेसिमेन के ऊपर सारे के सारे अपने इंफॉर्मेशन जो उससे लेनी है उससे लेंगे, और फिर हम कहेंगे भाई ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर पूरा का पूरा ये स्पेसिमेन बना है, तो ये छोटे से पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वही इस पूरे एलिमेंट की भी होगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शनिज्म। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स स्टडी को करने के लिए हम उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अपने ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बारे में हम पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन लेंगे, पूरा रिजल्ट निकालेंगे, और फिर उसको हम यूनिफॉर्मली अप्लाई कर देते हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पर। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शनिज्म।
तो पूरी पूरी फिजिक्स में दो काम किया जाता है बेटा, यूनिफिकेशन यानी कई सारे लॉस को मिलाने की कोशिश की जाती है कि हाँ इस लॉ को मिलाया, इस लॉ को मिलाया तो क्या कोई नया चीज बन रहा है जो सारे के सारे या कई सारे फिनोमेना को अकेले एक्सप्लेन कर सकता है, नहीं। और दूसरा रिडक्शनिस्ट यानी किसी कॉम्प्लेक्स चीज को लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उसका छोटा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेते हैं, सारी की सारी स्टडी उस पर करेंगे और फिर ये मानेंगे कि ऐसे ही पार्टिकल से मिलकर पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो यही प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम की होगी। सबसे लेटेस्ट जो यूनिफिकेशन किया गया दैट वाज डन बाय द अब्दुस सालम इज अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, अभी आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताऊंगा, उसमें 2 फोर्स का नाम लिख रहा हूं बेटा, अभी सिर्फ सुन लो ऐसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक होता है वीक फोर्स। अभी लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल केम टू नो अबाउट दीज 2 फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को उन्होंने मिला दिया और इसको मिलाने के बाद एक नया फोर्स उन्होंने बनाया विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रो वीक फोर्स। 1979 अराउंड 1979 में उन्होंने इस चीज को बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को अगर हम मिला दें तो एक नया फोर्स बनेगा इलेक्ट्रो वीक फोर्स, जो बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता है। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाद में 1982 में इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर दिया गया, बट कोई फॉरेन साइंटिस्ट थे उन्होंने वेरीफाई किया। अब्दुल सलाम साहब नहीं कर पाए, कोई फॉरेन साइंटिस्ट है, मुझे नाम उनका बेटा याद नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में गिवन है, देख सकते हो उसमें। 1982 में वेरीफाई भी कर दिया गया। मतलब यूनिफिकेशन के बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए और एस्टेट ने किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को मिलाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना। मैक्सवेल ने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से पूरा रेडिएशन चार्ट उन्होंने बना के रख दिया था। न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था वो सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल कई सारी बॉडीज के ऊपर अप्लाई करके हमने सिंपल उनके एक्सप्लेनेशन को दे दिया कि क्यों अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, क्यों सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सो दैट इज द एम ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज दिस? एक्साइटमेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स इज नथिंग एल्स, मींस पढ़ते क्या क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। सो एक्साइटमेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स, दे आर 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स बेटा। फिजिक्स की 2 अलग अलग धाराएं हैं, 2 डोमेन्स में फिजिक्स को डिवाइड किया गया। फिजिक्स इट हैज 2 डोमेन्स, वन इज macroscopic and the second one is microscopic. Okay, microscopic, it is also called classical physics. क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुराने जमाने की फिजिक्स, बिफोर 1900 इवन 1900। इसके पहले की जो फिजिक्स थी, जैसे न्यूटन की फिजिक्स हो गई, न्यूटोनियन फिजिक्स जिसको कहते हो आप, ठीक है, ये सब चीजें जो पहले हमको बताई गई थी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लासिकल फिजिक्स। ओके, फिजिक्स हैज 2 डोमेन्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मींस बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज है, बड़ी बड़ी बॉडीज है, ठीक है। मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मास 100 ग्राम है या 3 ग्राम है या 5 ग्राम है, दूसरी बॉडी इसका मास 5 ग्राम है या 6 ग्राम, बताओ कितना फोर्स लग रहा है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना, फोर्स तो लगना ही लगना है। तो ये सब चीजें कहाँ आती है? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब थोड़ी साइज बड़ी, बड़ी डायमेंशन की बॉडी जब कोई मोशन कर रही हो, जैसे हम लोग जो भी पढ़ते हैं कि एक बॉडी है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद अगर उसका एक्सेलरेशन इतना है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये सब क्या है? एक बॉडी है ना, बड़ी बॉडी है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, ठीक है। और उसमें v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू s लगा के वैल्यू निकाल लेते थे। तो फॉर्मुलेज आपको पता है, उसी फॉर्मुले मतलब इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस लगाने रहते हैं। दैट काइंड ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड व्हाट, मैक्रोस्कोपिक, यानी कि बड़ी डायमेंशन की बॉडीज के बारे में बात करेंगे, चाहे मोशन की हो, चाहे उनके बीच में लगने वाले फोर्स की हो। दैट काइंड ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड व्हाट, क्लासिकल फिजिक्स बिफोर 1900। माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट। और स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? एटम्स। एटम के अंदर जाओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर जाओगे तो उसके एंटी पार्टिकल, उसके अंदर जाओगे तो न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनो जो मिलते हैं, उसके अंदर जाओगे तो पूरी की पूरी एक सीरीज है, लैम्डा, कैस्केड, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। छोटी छोटी चीजों के बारे में जब आप मॉलिक्यूलर रेंज में जाएंगे, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर, 10⁻10 मीटर एटॉमिक डायमेंशन जाओगे, तब जो फिजिक्स पढ़ते हो उसको हम कहते हैं क्या? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप बात करते हैं। और इसी को आप कहते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। खुद सोचो ना यार, आज से
400-500 साल पहले माइक्रोस्कोप थोड़ी बना था। माइक्रोस्कोप जब बना तब ना आप देख पाए मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, तब ना आप देख पाए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रोस्कोप बना तब ना आप देख पाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स, तब आपको न्यूक्लियस दिखा, उसके अंदर पार्टिकल दिखे। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होती चली गई वैसे वैसे हमारे फिजिक्स का दायरा भी बढ़ता चला गया। तो ये तो ऑब्जर्वेटरी फिजिक्स थी, दिख रही है, हाँ एक सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है तो उसके पीछे वजह ये होगी, कार है चली जा रही टी टाइम बाद ऐसा हो। तो ये सब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है, 1900 के पहले की फिजिक्स। अब जो मॉडर्न फिजिक्स आई, आधुनिक फिजिक्स, वो ये है जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है तो इस साल नहीं पढ़ना आपको, इतना छोटी छोटी ऑब्जेक्ट के बारे में इस साल नहीं पढ़ना, या क्लास 12 में पढ़ेंगे। और क्लास 12 में केवल एक ही 2 चैप्टर है, बाकी तो नहीं है, ठीक है क्या दरअसल क्लास 11 एंड 12 में अब ये इंडियन सिलेबस की देन है कि हमारे यहाँ क्लास 11-12 में आपको पूरी जिंदगी में जितनी फिजिक्स पढ़नी ना, उस पूरी फिजिक्स का एक सेंट्रल आइडिया दे दिया जाता है। पूरी फिजिक्स का जितना आप पूरी लाइफ में अपनी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, उस पूरी फिजिक्स का एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे दिया जाएगा। बट डेप्थ में नहीं जाना आपको, गहराई में नहीं ले जाएगा आपको, ऊपर से दिखा देगा। गहराई दिखाने के लिए फिर बीएससी, एमएससी या ग्रेजुएशन आप करते हैं, हायर लेवल पे जाते हैं तो उसकी गहराई में, डेप्थ में तब आप जाएंगे। बट 11-12 में पूरी फिजिक्स आपको पढ़ा देगा, पूरी जितनी आपने क्लास 6 से लेके अपनी पूरी लाइफ में फिजिक्स पढ़नी है, उस पूरी फिजिक्स का एक बेसिक जो आइडिया वो क्लास 11-12 की फिजिक्स में आपको मिलेगी, ठीक। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इस बार नहीं पढ़नी है, क्लासिकल फिजिक्स पढ़नी है, क्लासिकल फिजिक्स पढ़नी है। और देखें क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आती है क्लासिकल फिजिक्स पहले वो देख लेते हैं, फिर उसमें से इस साल क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, अब क्लासिकल फिजिक्स में बेटा क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़नी है क्या, मैकेनिक्स यानी रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़नी है इसमें, ठीक है, रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ना है। अब मैकेनिक्स जो है एक ऐसा फिजिक्स की ब्रांच है जो क्लासिकल फिजिक्स में आती, पहली चीज तो तय होगी, ठीक। अब मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, मैकेनिक्स में बेटा बहुत सारी चीजें, जैसे मोशन, किसी भी बॉडी का मोशन पढ़ना है, ठीक। फिर इसी मैकेनिक्स में आपको पढ़ने हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक। काइनेमेटिक्स में भी आप इसी में चले जाएंगे। फिर आपको पढ़ना है किसी तरीके का अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है, वर्क एनर्जी, और इसी में आप पढ़ेंगे क्या, मैकेनिक्स में ही पावर, ठीक, मैकेनिक्स में ही चलेगा, ठीक। फिर इसी में आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, जैसे फैन अगर मूव कर रहा है किसी एक्सिस, या कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। हालांकि मैं बता रहा हूं रोटेशनल मोशन में बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा आपको। देन ग्रेविटेशन, ठीक, ये सब आपको इसी मैकेनिक्स में पढ़ना है और इसी साल पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स आपको इसी साल पढ़ने हैं, ठीक। देन इसी में आप चले जाएंगे तो फ्लूइडिक्स भी इसी में आ जाएगा, फ्लूइडिक्स, ठीक। इतनी चीजें आपको मैकेनिक्स में पढ़नी इस साल, जितना पूरी जिंदगी में फिजिक्स अभी तक नहीं पढ़ोगे ना क्लास 10 में, उसमें पहले फिजिक्स एक ही ब्रांच में पढ़ लोगे आप, ठीक, क्या मैकेनिक्स इतनी चीजें होंगी। फिर आपको बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स का ही है पोर्शन, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब टेम्परेचर रिलेटेड नेचुरल फिनोमेना, जैसे मान लो आपके पास एक स्टील की रॉड है, स्टील, जैसे मैंने कहा ना मैकेनिक्स में आप मोशन की बात करते हैं, ठीक है, मोशन इन लॉ, फिर मोशन के लॉज, कैसे कोई बॉडी मूव करेगी, जैसे 3-4 लॉज होती है उसके बारे में पढ़ोगे, फिर उसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी। फ्लूइडिक्स मतलब क्या होता है कि फ्लूइड से रिलेटेड बात है, जैसे मान लो आप एक पानी की छोटी सी ड्रॉप आप अपनी उंगली से ऐसे पानी को, अपनी उंगली को पानी में डिप करो और उसको उठा के पानी की बूंद को एक सरफेस पर, क्लीन सरफेस पर डिप करो उस पानी की बूंद को, तो शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है, वजह उसकी क्या है, फ्लूइडिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। या आप कभी देखो जो कैपिलरिटी है, पढ़ा होगा आपने कैपिलरी इक्वेशन, या नहीं पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कॉटन की विक है, रुई की बत्ती जिसको आप कहते हैं, कॉटन विक को आप किसी ऑयल के, उस कॉटन विक के एक एंड को उस ऑयल में आप डिप कर दो, आप देखेंगे धीरे धीरे उस ऑयल का कंसंट्रेशन या वो ऑयल नीचे से अपने आप कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर तक पहुंच जाता है। या जो आपकी ट्रीज है, ट्रीज में जो मिनरल है, जो वाटर कंपोनेंट है, वो कहाँ है, रूट्स में, लेकिन उस रूट से होता वो पानी कहां तक जाता है, उस ट्री के एकदम लास्ट एंड के अंतिम लीफ तक जाता है। कैसे जाता है, वेयर इज दैट पंप व्हिच इज पंपिंग दैट वाटर और मिनरल टू द लास्ट एंड ऑफ द ट्री, दैट्स कॉल्ड कैपिलरिटी।
कैपिलरी एक्शन उसको बोलते हैं। उसकी वजह क्या है, सब इसी फ्लूइडिक्स में पढ़ेंगे, ठीक, ये सब इसी फ्लूइडिक्स में आएगा, ठीक। ग्रेविटेशन आपको पता है, तो ये सारी चीजें मैकेनिज्म होंगे। थर्मोडायनामिक्स मतलब टेम्परेचर रिलेटेड। एक स्टील की रॉड ले लो, स्टील के रॉड को एक एंड पे गर्म कर दो आप, या एक एंड पे आप फ्लेम ऑन कर दो, कुछ देर बाद तक आपका दूसरा एंड जो जहां पर आपने हैंडल पकड़ रखा है दूसरे एंड पे, वो हीट कहां तक पहुंच जाती है, अगले एंड तक पहुंच जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? नेचुरल फिनोमेना है। तो भाई एक रॉड लिया, ये मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दी, कुछ देर बाद वो हीट अपने आप कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, इस एंड तक ट्रांसफर हो जाती है। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानने में होगा। कहाँ जाएंगे? थर्मोडायनेमिक्स में समथिंग विच इज रिलेटेड फ्रॉम हीट एंड टेम्परेचर, ठीक, ऊष्मा या तापमान जिसको आप कहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी देन वी विल डील विद द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसी में आपको स्टीम इंजन पढ़ना है बेटा, स्टीम इंजन। इसी में आपको हीट इंजन भी पढ़ना है, जिसको आपने रिफॉर्म करके बाद में क्या बना दिया था, डीजल इंजन बना दिया था। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे आप जैसे मान लो कोई गैसियस सिस्टम है, उस गैसियस सिस्टम के बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे मैंने रिडक्शनिज्म आपसे कहा था, क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सिस्टम है कोई, उसके बारे में जानकारी करनी है, उसके छोटे छोटे चीजों के बारे में आप जानकारी करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कोई गैसियस सिस्टम है, गैसियस सिस्टम में कोई गैस है वो गर्म हो रही है, अब वो अगर हीट हो रही है तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए क्या करोगे आप? हम क्या करते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या है, इंट्रोपी क्या है, इंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जब इंटरनल एनर्जी पता चल जाएगी, इंट्रोपी पता चल जाएगी, तो हमें ये भी पता चल जाएगा उसका हीट कितनी, टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक। तो दैट सेगमेंट विल डिस्कस इन द थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद क्या है भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स से एक मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल फिजिक्स में, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर आता है आपका नीचे लिखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड फ्रॉम द चार्जेस, और डायनेमिक मीन्स व्हाट, मोशन, मीन्स चार्जेस इन मोशन, यानी जब चार्जेस मूव करने लगेंगे, चार्जेस जब मूव करने लगेंगे तब उनके फिनोमेना कैसे होंगे। जैसे कोई भी अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और स्टेट ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको एक्सप्लेन भी किया था क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, जनरेटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपने इंडक्शन पढ़ा था वो क्या होता है, क्लास 10 से पढ़ के आए, कैसे एक मोटर वर्क करती है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, आर्मेचर कॉइल कैसे होती है, क्यों उसको रेक्टेंगुलर शेप का लेते हैं, कैसी वायर होनी चाहिए, रेडियस कितनी होनी चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, क्या है ये सब। जब ऐसी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे तो आप फिजिक्स की किस ब्रांच में जाओगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में रहोगे, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स किस ब्रांच में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये आप क्लास 12 में पढ़ना है, ये क्लास 11 में इसको नहीं पढ़ना, ठीक। देन क्लासिकल मैकेनिक्स में एक और आपका आता है बेटा ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स आपको पता है, ऑल द लाइट रिलेटेड फिनोमेना occurring in the nature is traveled और is comes in the branch of physics known as optics। लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे इमेज का बनना पढ़ा है आपने, मिरेज फॉर्मेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से क्यों दिखता है, व्हाई द लाइट एक्चुअली डिस्पर्स इन द 7 डिफरेंट कलर्स, ये सारी चीजें क्या है आपकी ऑप्टिक्स में जाती है। नेचुरली तो है भाई, प्रिज्म लिया, प्रिज्म से व्हाइट लाइट आप पास कराते हैं, दैट व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट इन 7 डिफरेंट कलर्स, VIBGYOR। व्हाट इज द रीजन, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ना। प्रिज्म की तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी नहीं जिसने उसको 7 अलग अलग कलर में तोड़ दिया, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो नेचुरली कोई चीज हो रही है तो जाहिर सी बात है फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में कहां पे, चूंकि लाइट से रिलेटेड है तो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे उसको, ठीक। लाइट से रिलेटेड जितने फिनोमेनाज हैं, चाहे वो TIR हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने क्लास 10 में कर रखे हैं, बट दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिक्स एंड दीज 2 ब्रांचेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स वी विल डिस्कस इन द क्लास 12। अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। इस साल तो केवल आपको क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़नी है, क्लासिकल फिजिक्स में केवल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़नी है। एक और पढ़ेंगे साउंड एंड वेव ऑसिलेशन, वो भी इसी में आप कह सकते हो, इसी में एक तरीके से साउंड एंड वेव ऑसिलेशन, ये भी आपको पढ़ना है, क्लास 11 में इसको पढ़ाएंगे आप। ऑसिलेशन सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लास्ट में है ना, लास्ट में पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं और हम भी थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो ये दो ब्रांचेस माइक्रोस्कोपिक डोमेन की क्लासिकल फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़नी है। अब जो आपका बचा था कौन सा, जो माइक्रोस्कोपिक था मॉडर्न फिजिक्स, वो भी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्वांटम थ्योरी आती है,
वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स नोन एज क्वांटम थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स, वो आप फिर आगे जाके पढ़ेंगे। हालांकि क्वांटम नहीं पढ़ना है, केवल मॉडर्न फिजिक्स का लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड सीरीज पढ़नी है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है तो एनर्जी निकलती है, कैसे लोअर से हायर ऑर्बिट में जाने पे एनर्जी गेन करता है, हायर से लोअर ऑर्बिट में आने में एनर्जी लॉस करता है, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, उस एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकलेगी, कैसा कलर होगा ना होता है, वो भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 12th में ही। मतलब कि जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, या जिसको आपने कहा मॉडर्न फिजिक्स, वो भी आप कहां पढ़ेंगे, क्लास 12th में। आसान सा सिलेबस है फिजिक्स का क्लास 11 का, केवल क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़नी, केवल क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स में पूरी नहीं पढ़नी, क्लासिकल फिजिक्स में केवल मैकेनिक्स पढ़ना और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, ठीक है। ये तो पूरा छूट ही गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पूरा छूट गया, क्लास 12 में पढ़ेंगे। माइक्रो फिजिक्स पूरी छूट गई, क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक। इवन ये भी क्लास 12 में पढ़ेंगे, ऑप्टिक भी, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन हम क्लास 12 में पढ़ेंगे अगले साल, ये इतना पोर्शन क्लास 11 में आपको कवर करना है, ठीक। तो ये तो हो गया आपके एक्साइटमेंट स्कोप ऑफ फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, कैसे क्या करना है, ठीक। अब जो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में बेटा बोर्ड में या स्कूल एग्जामिनेशन में कोई सवाल ऐसा नहीं बनता है, 2 टॉपिक्स, केवल 2 टॉपिक जिससे सवाल बन सकता है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं छोड़ रहा हूं उसको आपके लिए, आप उसको अपने आप से पढ़ेंगे, जैसे किस साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी की थी। नाउ दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ टॉपिक विच वी टीचर्स, ये पढ़ाने लायक टॉपिक नहीं है यार। अब किसने किस चीज का आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया, वो आप देख सकते हो, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसको आप घर से पढ़िएगा, टेक्नोलॉजी में क्या उसका रोल है, कैसे फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी को रोल प्ले किया, कैसे फिजिक्स ने मैथ्स में रोल अपना प्ले किया, वो सब आपकी मर्जी, वो आप बुक से पढ़ेंगे, ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आपको फंडामेंटल फोर्सेज, ठीक है। 2 टॉपिक, वही 2 टॉपिक मेन है, फंडामेंटल फोर्सेज एंड कंजर्वेशन लॉस, ठीक।